आज बीएससी फर्स्ट ईयर का हम एक नया टॉपिक आपको डिफाइन करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कन्फर्मेशनल आइसोमरेज स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कतें भी रहती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इसको आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको 4 टाइप के प्रोजेक्शंस आने चाहिए। अब उन प्रोजेक्शंस का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे वैसे आपके लिए, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे प्रोजेक्शंस को हम खाली यूज कर रहे हैं। मैं प्रोजेक्शंस कैसे बनते हैं उस पर ज्यादा डिटेल पे नहीं आऊंगा, तो मैं जस्ट कन्फर्मेशनल आइसोमरेज पे आऊंगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो कि आपके सिलेबस में भी होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है इसके। ठीक है, तो देखिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं किसका, ब्यूटेन का। ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। एन मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन में आपका 4 के 4 कार्बन है तो उसको कहा जाता है एन ब्यूटेन, जिसमें दूसरा कार्बन ये है C2 और ये है C3। इसके रिस्पेक्ट में मैं कन्फर्मेशनल आइसोमरेज आपको डिफाइन करूंगा। तो पहले क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमरेज, कैसे डिफाइन करते हैं उस पर आते। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि कंपाउंड्स को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, किसी भी कंपाउंड के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 टाइप के जो प्रोजेक्शंस हम यूज करते हैं। हमने बोला कि उनका नाम होता है फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन एंड पॉइंट और न्यूमैन मिला करके आपका एक प्रोजेक्शन बनता है, इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। और इनका सीक्वेंस यही होता है, सबसे पहले कंपाउंड आप फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन से कैसे फिशर में ले जाएंगे, कैसे सोहर्स में ले जाएंगे, कैसे न्यूमैन में ले जाएंगे। पहले यहां तक तो मैं आपको कुछ डिफाइन करता हूं हल्का सा, फिर मैं न्यूमैन के अकॉर्डिंग फिर कन्फर्मेशनल आइसोमरेज डिफाइन करूंगा उसके लिए। तो देखिए जब हम किसी भी कंपाउंड का फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन बनाते हैं भैया, तो फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन में ईच कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड जो होंगे उसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड इन प्लेन होंगे। जैसे ये बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो इस प्लेन में आपके 2 बॉन्ड होंगे, इनको इन प्लेन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक कार्बन सेंटर पे, और एक बॉन्ड होगा आउट ऑफ प्लेन, एक बॉन्ड होगा बैक साइड ऑफ द प्लेन। ठीक हो गया ना, ये हो गया आपका टोटल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक हो ना, 2 इन प्लेन बॉन्ड जैसा दिख रहा है वही हो गया, एक आउटसाइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के आगे, एक प्लेन के पीछे। प्लेन के आगे वाले को कहा जाता है सॉलिड वेज कहते हैं इसको, ये होता है सॉलिड वेज। और प्लेन के बैक साइड वाले के लिए इंडिकेशन होता है ब्रोकन वेज, ऐसे इंडिकेट किया जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए एक कार्बन सेंटर है तब तो ऐसे, 2 कार्बन सेंटर होंगे तो फिर सेकंड कार्बन से भी ऐसे ही आपका क्या होगा, 2 इन प्लेन बॉन्ड। लेकिन पहले कार्बन पर 2 इन प्लेन बॉन्ड ऐसे दिखा के, तो दूसरे पे जस्ट अपोजिट दिखाओ, एक वर्टिकल एक क्रॉस में, एक वर्टिकल एक क्रॉस में। जितने कार्बन सेंटर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते रहेंगे, ऐसे जिगजैग फैशन चलता रहेगा। ठीक है, देन अब इस कार्बन सेंटर पर जैसे आपने 2 इन प्लेन बॉन्ड दिखाया, अब ये समझ में आ रहा होगा आपको, एक आउटसाइड ऑफ प्लेन एक बैक साइड ऑफ प्लेन, तब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, 2D में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और यहां पे प्लेन का फेस इधर को, ठीक हो ना, तो ये 2 इन प्लेन बॉन्ड, फिर अपोजिट जाके ब्रोकन और सॉलिड वेज। अब रिप्रेजेंट करने का एक इजी तरीका, सही तरीका आपको मैं डिफाइन करता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, इन प्लेन बॉन्ड का फेस इधर को ओपन हो गया ना, C2 पर आपका इन प्लेन बॉन्ड जो है उधर को खुला हुआ है, 2 इन प्लेन बॉन्ड का फेस वहां को खुला हुआ है, तो अपोजिट साइड जाओ, नीचे वाले बॉन्ड से अपोजिट साइड जाकर के पहले सॉलिड वेज फिर ब्रोकन वेज दिखाओगे। ठीक है, अब इन 2 इन प्लेन बॉन्ड का फेस यहां को ओपन हो रखा है ना, यहां को ओपन हो रखा है, तो आपका नीचे वाले बॉन्ड से अपोजिट साइड पहले सॉलिड वेज फिर ब्रोकन वेज दिखाया। ठीक है, ये सही तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। अब देखिए मैं ब्यूटेन का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो C2 पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन C2 पर 2 H है और एक CH3, तो CH3 ऊपर और 2 H ये हो, ठीक है ना इतना। देन ये हो गया C2 C3 के बीच का सिग्मा बॉन्ड, C3 पर 2 H है, तो ये सॉलिड और ब्रोकन वेज में आपका H रख दिया, और नीचे ये CH3 है, ये हो गया इन प्लेन बॉन्ड, ये हो गया आपका। ठीक है ना, इतना तक इन प्लेन बॉन्ड यहाँ पे इतना, ठीक हो गया। देन इसको हम फिशर में जब कन्वर्ट करते हैं, तो फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है वर्टिकल लाइन में 2 क्रॉस सेक्शन देंगे। अब जैसे हमारे पास 2 कार्बन सेंटर है तो 2 क्रॉस सेक्शन पॉइंट होंगे, बाई चांस 3 कार्बन होते तो एक और क्रॉस सेक्शन आ जाता है। और जो इन प्लेन बॉन्ड होंगे वो वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने ऊपर दिखा दिया CH3 ये हो गया, फिर ये कार्बन हो गया C2, ठीक है ना, फिर ये कार्बन हो गया C3,
देन नीचे हो गया आपका CH3, ठीक हो गया ना इतना। C2 से 2 H है। अब वैसे तो यहां पे तो दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन ऑलवेज तरीका क्या होता है ना, ये देखिए इन प्लेन बॉन्ड का फेस जहां को ओपन हो रखा है, कहां को ओपन हो रखा है, राइट साइड को, तो सॉलिड वेज राइट साइड जाएगा। जैसे सॉलिड वेज में मान लिया यहां पे सपोज क्लोरीन होता तो आप Cl लगते राइट साइड C2 पर, ठीक है। मान लिया यहां पे OH होता तो आपका फेस राइट साइड ओपन हो रखा है, तो सॉलिड वेज कहां जाएगा, राइट साइड, मतलब OH आ जाता है। फिलहाल चलिए हमारे पास हाइड्रोजन है ब्यूटेन के केस में, तो आपका H आ गया, और जो आपका ब्रोकन वेज है वो दूसरी साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन सेंटर पर इन प्लेन बॉन्ड का फेस कहां को खुल रहा है, लेफ्ट साइड को खुल रहा है, तो आपका सॉलिड वेज लेफ्ट साइड जाएगा, तो H लेफ्ट चलेगा, अब दूसरा H राइट साइड चले जाएगा, बढ़िया। ये CH3 नीचे हुआ, इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। देन इसके बाद तीसरा जो प्रोजेक्शन आता है सोहर्स प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन को ही हमने सोहर्स प्रोजेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखे। ये हमारे पास C2, और देखिए कैसे बनाए हैं ये, इसको आप ऐसे मान लो, देखो पहले कार्बन पर ट्राइगोनल फैशन दे दो, CH3HH, जो लेफ्ट है लेफ्ट, जो राइट है राइट, जो ऊपर है ऊपर, एक ट्राइगोनल बन गया। सिमिलर ट्राइगोनल आपका नीचे बनेगा, ये H लेफ्ट है तो ये लेफ्ट, ये वाला हो गया, राइट वाला राइट, और जो नीचे होता है सोहर्स में इसको ऊपर दिखाते हैं। एग्जैक्ट में आपको 3 डायमेंशनली आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, देखिए ये आपको समझ में आएगा, ये इससे बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये ना फर्स्ट कार्बन C2 पर, फर्स्ट मतलब C2, यहां पर ट्राइगोनल देखना, ऊपर CH3, इधर H इधर H, ठीक हो गया। ये बीच का बॉन्ड हो गया दोनों के। C3 पर, ये C3 पर CH3 के पैरेलल CH3 है, ठीक है, H के पैरेलल H होगा, ये H के पैरेलल H हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोहर्स प्रोजेक्शन। इसी सोहर्स प्रोजेक्शन को आप आगे ले जाकर के क्या बनाएंगे, न्यूमैन बनाएंगे। अब न्यूमैन कैसे बनाएंगे जरा देखिए, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं आपको। ये ना ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये होगा ना इतना तक, तो ये फिलहाल मैंने ये वाला बना दिया, सामने पकड़ कर, बैक साइड ये होगा। तो ये है C3 पर, ऊपर CH3, इधर H, ये H, ये बीच का बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड हो गया, और यहां पे CH3 है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल होगा, एक इसके पैरेलल यहां हो जाएगा, ठीक है ना इतना तक। यहां पे भी एक ट्राइगोनल होगा, कहने का मतलब। तो ये ऐसे देखोगे तो आपका सोहर्स है, सामने से देखो, ऐसे देखो तो C3 आगे आ गया आपका, और C2 पीछे चले गया, तो बीच का बॉन्ड दिखेगा क्या, ऐसे बिल्कुल बैक साइड को ऐसे नहीं दिखेगा, तो पीछे वाला कार्बन भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ये साइड व्यू में है ना, ऐसे था पहले, ऐसे था, ऐसे था, एक दिखाएगा, 2 और H होंगे, तो ये था, ये तो अभी तो पूरा दिख रहा है आपको। ऐसे देखोगे तो खाली फ्रंट दिखेगा उसका, तो फ्रंट कार्बन को हम कहते हैं पॉइंट कहते हैं इसको। ये हो गया C3, ये है पॉइंट, CH3HH, लोकेशन वही रखेंगे, ठीक है। और बीच का बॉन्ड तो दिखेगा नहीं आपको, पीछे वाला कार्बन भी नहीं दिखेगा, तो पीछे वाला कार्बन नहीं दिखता है, इसलिए उसका इंडिकेशन देने के लिए सर्कल होता है। सर्कल इंडिकेट करता है बैक साइड कार्बन को। उसके बॉन्ड की लोकेशन तो मैंने दिखा दिया, देखो बॉन्ड की लोकेशन एक इस पैशन पे था, एक इस पैशन पे, एक इस पैशन पे, यहां पे यहां पे यहां पे, अंदर तक नहीं दिखाएंगे उसको, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फ्रंट कार्बन के बॉन्ड ने क्या है, जस्ट आगे वाले कार्बन के बॉन्ड के जस्ट पीछे था, तो बॉन्ड से बॉन्ड आपका ढका हुआ है, नहीं दिखेगा, जस्ट ग्रुप दिखा देना उनके। तो ये हो गया ना इतना तक। अब पॉइंट को उठा करके सर्कल करो, ये मतलब ये ऐसे है सामने को, ये वाला पोर्शन पीछे को जाएगा, ये वाला पोर्शन सामने को आएगा, तो इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये बनाई देगी। C3 लिखा है यहाँ पे, CH3HH, जस्ट उसके बगल में दिखा दो, वैसे तो जस्ट एग्जैक्ट पीछे होगा, मैं बगल में दिखा रहा हूं, आप शो करने के लिए बगल में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो CH3 और ये वाला H और ये वाला H, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, बढ़िया। तो सर्कल पीछे वाला कार्बन है C2, पॉइंट फ्रंट कार्बन है C3, ठीक हो गया ना इतना तक। देन उसके बाद अब आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के बाद अब, और ये कोई कंपल्सन नहीं है कि इसी को आगे लाए, मैं ऐसे को ऐसे आगे लाया, मैं ऐसे भी तो आगे ला सकता था, तो ऐसा आगे लाता तो C2 आगे आ जाता, C3 पीछे चले जाता, तो उसमें C2 को आप पॉइंट बनाते, C3 को आप सर्कल बनाते, वो भी चल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी से हम आगे के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर दिखाएंगे। H CH3 है भैया, ये कौन सा था कार्बन था, C3 था, C3 था। इसको अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, है मैं आपको चीजें क्लियर करता हूं। CH3 H और बनेगा, ये है CH3
एच एच और बनेगा एच एच CH3। फिलहाल मैं केवल फ्रंट कार्बन को ही शो कर रहा हूं, बैक साइड कार्बन को भी दिखाएंगे इसके साथ। एच एच CH3 ये हो गया CH3 H एंड H। H H एंड CH3 ठीक होगा ना। अब देखिए ये तो फ्रंट कार्बन हो गया, अब बैक साइड कार्बन होगा, यहीं पे कौन था, उस वाले में देखो CH3 था, ठीक है। इसके जस्ट बगल में कौन था, H, इसके जस्ट बगल में कौन था, H, ठीक है। अब आपने देखा फ्रंट वाले कार्बन को कांस्टेंट करा, ऐसे किया ना, ये देखिए आपको ऐसे समझ में आना ज्यादा बेटर लगेगा। ये देखिए आगे वाला कार्बन ये है, ये बीच का कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक हो गया। तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है बीच में। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो सिलेंड्रिकल ओवरलैपिंग होती है। तो सिलेंड्रिकल ओवरलैपिंग है तो रोटेशन भी करोगे तो टूटेगा नहीं बॉन्ड। जैसे आप ऐसे समझो इसको, ये है ना, इधर से एक कार्बन का बॉन्ड, जैसे सिग्मा बॉन्ड बना तो इस कार्बन का ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप किए हुए हैं। तो यहां पे आप जहां पे ओवरलैपिंग है रोटेट करोगे तो एक को फिक्स कर लोगे, एक को रोटेट करते रहोगे ऐसे 360 तक, पूरा ऐसे 360 तक आप रोटेट करते रहोगे। तो यहां पर हम वही कर रहे हैं। देखिए अब आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो देखो, फ्रंट कार्बन को आप ऐसे रखो, फ्रंट कार्बन पूरा अपनी जगह पे ही है। देन ये बैक साइड कार्बन होगा ना, ऐसे ये फ्रंट है, बैक साइड कार्बन बीच का सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो जाएगा। तो पीछे वाला कार्बन रोटेट करेगा ऐसे पूरे में, ठीक है ना। तो उसके बॉन्ड भी रोटेट करेंगे, जैसे एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो ये रोटेट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड भी रोटेट करेगा और तीसरा वाला बॉन्ड भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहां से आपका रोटेशन कराएंगे तो क्या लिखेगा, देखिए पहला आपका जो पिक्चर है उसमें ये था, तो दूसरे पिक्चर में सपोज आपने 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 यहां पहुंच जाएगा 60, ये 120 का है ना एंगल, ट्राइगोनल है, तो H बीच में आ जाएगा, ये बैक साइड वाले कार्बन का H, और ये वाला H यहां पे आ जाएगा जो इसके पीछे था ना। पीछे वाले कार्बन से 3 बॉन्ड जोड़ देते ना ट्राइगोनल पैटर्न पे, तो वो तीनों रोटेट कर रहे हैं ऐसे। ये वाला CH3 उधर को गया तो ये वाला H नीचे को गया और ये वाला H ऊपर को आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया ना। फिर 60 और रोटेट करोगे तो ये CH3 H के जस्ट बगल में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया CH3, और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला H इसके साथ में आ जाएगा, ठीक होगा ना भैया। देन 60 और रोटेट किया तो ये वाला CH3 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया, और ये वाला H यहां बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला H यहां बीच में। 60 और रोटेट किया तो आपका ये CH3 इसके जस्ट पीछे होगा, लेकिन हम जस्ट बगल में दिखा रहे हैं। ये वाला H यहां पे आएगा और ये वाला H यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, इतना तक। फिर उसके बाद फिर और 60 रोटेट किया तो क्या होगा, ये H यहां पे आएगा, ये वाला H नीचे आएगा और ये वाला CH3 यहां कहीं बीच में आ जाएगा ऐसे। और 60 और करोगे तो पहले वाली सिचुएशन पर आ गए, जैसे स्टार्टिंग में नहीं था CH3 के पीछे CH3, ये वाला H यहां आ जाएगा और ये वाला H यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गए आपके स्ट्रक्चर्स। नंबरिंग डालना है तो 1 2 3 4, बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, 5 6 एंड 7th स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। तो ये टोटल कितने, 7 कंफर्मेशनल आइसोमर बने। अब ये क्या होता है कंफर्मेशनल आइसोमर, देखिए किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जैसे फ्रंट कार्बन था, फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड थे, उसके पीछे बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड था और फिर पीछे वाला कार्बन के बॉन्ड थे, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन करा रहे हैं, तो टोटल रोटेशन करेंगे 360 डिग्री तक। तो जब ये रोटेशन करा रहे हैं, बैक साइड कार्बन है, दिख नहीं रहा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैक साइड कार्बन में पीछे वाला कार्बन रोटेट हो रहा है, तभी तो उसके बॉन्ड घूम रहे हैं ना, ये दिख रहा है। CH3 यहां पहुंचा, फिर आगे नीचे पहुंचा, फिर नीचे पहुंचा, ऐसे रोटेट करके फाइनली 360 में अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जब हम रोटेशन करते हैं तो ये रोटेशन करने का जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, आपका कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं।
फिनोमिना ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन 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 सिग्मा बॉन्ड, ये न्यूमेन में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन करने का फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमरेज एंड दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेट करके जो ये सारे स्ट्रक्चर बने ना, दीज आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स, या तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएं इन सबको, या आप कन्फर्मर्स कह सकते हैं। एक्चुअली आपका जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स हैं वो आपका जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री पे ही मिलेगा। मान लिया हमने इसको 1 डिग्री रोटेट किया तो भी तो CST थोड़ा सा उससे क्या है, इस सिचुएशन से वेरी कर जाएगा, थोड़ा सा CST आगे चल जाएगा, ये S थोड़ा नीचे, ये वाला S थोड़ा ऊपर, तो वो भी कन्फर्मर है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 50, ठीक है, 55, बहुत सारे स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में भी तो बनेंगे ना। मैं तो एक्सट्रीम 60 के एंगल पे दिखा रहा हूं आपको। तो क्या है, कितना भी आप रोटेट करोगे तो आपके डिफरेंट टाइप के इसके बीच में ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। 0 और 60 के बीच में क्या है, डायड्रल, इसको डायड्रल कहते हैं। डायड्रल एंगल क्या होता है जानते हैं ना, डायड्रल ये हो गया, देखिए जैसे फ्रंट कार्बन का बॉन्ड है ना, उसके जस्ट पीछे कार्बन का बॉन्ड है तो इसके पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का, इसको डायड्रल कहते हैं। इसको एसएस करो, इसको भी लिखो, ये है ना, देखिए ये भी बीच का बॉन्ड, ठीक। देन पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड है ये, तो ये जस्ट इसके पीछे है, तो इसको मिलाओगे कितने का एंगल बन रहा है, 0। अब इसको आप ऐसे, मैं यहां पे शो कर रहा हूं, यहां है ये, तो रोटेट करेगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ते जाएगा ना, ये बढ़ते जाएगा, ये 120 का, तो बीच में 60 तक बढ़ेगा डायड्रल, तो मैक्सिमम 60 होगा डायड्रल। फिर 5 डिग्री और रोटेट हुआ तो जैसे ये रोटेट करते गया 60 तक गया, ठीक हो गया। डायड्रल अभी फिलहाल कितना है, जब बिल्कुल आमने सामने ये वाली सिचुएशन, ये 0 डायड्रल हुआ, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, ठीक है। डायड्रल 0, एक कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड और उसके बगल वाले कार्बन से जुड़े हुए बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल, इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, ये डायड्रल होता है। तो ये बढ़ेगा 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 60 तक बढ़ेगा। 65 हो गया बाई चांस तो क्या होगा, नीचे से 55 हो जाएगा ना इस वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और ऊपर से 65, नीचे से 55, तो जहां से कम होगा वहां से डायड्रल काउंट होते हैं। तो इससे मैक्सिमम 60 तक, फिर 1 डिग्री भी नीचे गया तो यहाँ 59 या 61, तो 61 वाला काउंट नहीं करेंगे, 59 वाला काउंट करेंगे। तो डायड्रल मैक्सिमम 60, फिर डिक्रीज करके 0 तक आएगा, फिर 60 तक बढ़ेगा, फिर 0 तक आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका 3 टाइप के कन्फर्मर्स कहते हैं वैसे, ठीक है। एक में जिसमें डायड्रल 0 है, कौन कौन से भी है जिनमें डायड्रल 0 है, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th, ठीक है। ये है एक्लिप्स्ड कन्फर्मर कहते हैं, कौन से, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। सेकंड, जहां डायड्रल 60 है, देखिए इसमें दिख जाएगा, ठीक है ना, ऐसे इसमें भी 60 होगा, ऐसे इसमें भी 60, ठीक है ना। सेकंड, 4th एंड 6th, these conformer are called as staggered conformer, staggered जिनमें डायड्रल 60 डिग्री होगा, सेकंड, 4th, 6th। एक्लिप्स्ड जिनमें डायड्रल 0, फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th वन, ठीक है ना। और अब किसी में डायड्रल मान लिया 10 डिग्री रोटेट किया तो डायड्रल आपका 10 डिग्री होगा ना, तो न तो 60 है ना 0 है, 0 होगा तो एक्लिप्स कहते हैं, 60 होता तो स्टैगर्ड कहते हैं, तो उनको कहते हैं स्क्यू, क्या, स्क्यू कन्फर्मर कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो 3 टाइप के कन्फर्मर बन सकते हैं, एक तो स्टैगर्ड जो मैंने बोले ये, और एक एक्लिप्स ये, और एक तीसरा स्क्यू कन्फर्मर, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इनके क्या स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो देखिए जो आपके स्टैगर्ड कन्फर्मर हैं वो ऑलवेज मोर स्टेबल होते हैं। देखिए जो स्टैगर्ड कन्फर्मर्स हैं सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, मोर स्टेबल कंपेयर टू एक्लिप्स कन्फर्मर, क्यों, इसका एक रीजन सिंपल सा, देखिए स्टैगर्ड कन्फर्मर, कोई भी स्टैगर्ड सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ सारे स्टेबल, मोर स्टेबल फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th वन से, ठीक है। तो देखिए क्यों स्टैगर्ड वाले ज्यादा स्टेबल, क्यों एक्लिप्स वाले लेस स्टेबल, उसका एक सिंपल सा रीजन ये देखिए। एक्लिप्स में मैंने कहा कि ये डायड्रल 0 है तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर आमने सामने है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाता है, इसलिए सारे एक्लिप्स में बॉन्ड पेयर रिपल्सन रहेंगे, इसलिए वो लेस स्टेबल। स्टैगर्ड में ये है सिचुएशन, ठीक है ना, आगे वाले कार्बन का ये बॉन्ड है तो पीछे वाले कार्बन का एक बॉन्ड इनके बीच में होगा, एक इनके बीच में होगा, एक इन दोनों के बीच में होगा 60 में, ठीक है। तो आपका
क्या है, बॉन्ड के सामने कोई बॉन्ड नहीं है, 60 के एंगल पे है, ठीक है ना, तो इसके सामने कोई नहीं, इसके पीछे कोई नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बॉन्ड पे रिपल्सन जैसे 60 पे तो मैक्सिमम है रिपल्सन, धीरे धीरे वेरी करेगा तो बॉन्ड पे रिपल्सन कम होता जाएगा, 60 पे बिल्कुल मिनिमम रिपल्सन होगा, इसलिए आपका क्या होगा, बॉन्ड पे रिपल्सन की अब्सेंस के कारण स्टैगर्ड मोर स्टेबल और बॉन्ड पे रिपल्सन की प्रेजेंस के कारण एक्लिप्स लेस स्टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्लिप्स भी हमारे पास कितने थे, 4 थे ना, उसमें से फर्स्ट एंड 7, एक्चुअली ये फर्स्ट एंड 7 तो आपका एक्चुअली एक ही है, ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा ये, इसमें बॉन्ड पे रिपल्सन तो एक बॉन्ड के पीछे एक कार्बन, फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड है, पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड भी तो उसी के पीछे है ना, जस्ट मैं बगल में दिखा दे रहा हूं, तो बॉन्ड पे रिपल्सन तो है ही है, लेकिन दो बल्कि ग्रुप भी तो एक के पीछे एक है ना, तो बल्कि ग्रुप भी एक के पीछे एक है तो क्या होगा, उससे भी आपका क्या होगा, रिपल्सन रहेगा, तो बल्कि ग्रुप भी एक के पीछे एक होंगे तो रिपल्सन होगा, इसलिए आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी इसमें क्या होगा, लीस्ट होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, दो बल्कि ग्रुप का रिपल्सन स्टेरिक रिपल्सन, वो स्टेरिक रिपल्सन इसमें भी होगा, इसलिए ये दोनों आपका लेस स्टेबल। अब जबकि ये भी एक्लिप्स है, लेकिन यहाँ बल्कि ग्रुप के पीछे H है, छोटा ग्रुप है, यहाँ H के पीछे बल्कि ग्रुप है, तो दो बल्कि ग्रुप एक के पीछे एक नहीं है, यहाँ पे इसमें क्या है, एक CH3 है, उसके पीछे वाले कार्बन से भी CH3 है, CH3 आमने सामने है, इससे रिपल्सन बहुत ज्यादा, इसलिए आपका लीस्ट स्टेबल फर्स्ट एंड 7। इनमें आपका थर्ड एंड फिफ्थ जो है, उनमें आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो है, लेकिन स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। स्टेरिक रिपल्सन क्यों नहीं है, CH3 के पीछे H है, यहाँ H के पीछे CH3 है, ठीक है ना, तो आपका लीस्ट स्टेबल कौन, फर्स्ट एंड 7, उससे ज्यादा स्टेबल कौन, थर्ड एंड फिफ्थ, क्योंकि एक्लिप्स 4 के 4 लेस स्टेबल, तो उसमें से ये थोड़ा सा ज्यादा लेस स्टेबल है, ये थोड़ा सा मोर स्टेबल है, इनसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखिए गॉज सबसे ज्यादा स्टेबल ये फोर्थ है, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे दोनों CH3 अपोजिट हैं, अब होने को ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, सेकंड और 6 जो है, लेकिन यहां CH3 60 के एंगल पे है, तो कुछ तो रिपल्सन हो सकता है, लेकिन यहां बिल्कुल ही जस्ट अपोजिट है, तो आपका बिल्कुल रिपल्सन नहीं होगा यहाँ पे दो CH3 का, इसलिए आपको मोस्ट स्टेबल कौन होगा, फोर्थ, उससे थोड़ा कम कौन, ये दोनों सेकंड एंड 6, दीज आर कॉल्ड एज गॉज कन्फर्मर है, सेकंड एंड, अभी इनके नाम में बताता हूं, आपका फोर्थ सबसे ज्यादा, सॉरी 6th है, 6th, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फोर्थ वाला, ठीक है, तो जो फोर्थ वाला है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड तो है, उसमें भी बल्कि ग्रुप अपोजिट है तो एंटी स्टैगर्ड, फिर सेकंड एंड 6th वाले को कहते हैं गॉज कन्फर्मर कहते हैं इनको, ये नॉर्मल एक्लिप्स हुआ, और फर्स्ट एंड 7 जो है वो फुली एक्लिप्स, बॉन्ड पे रिपल्सन भी है, स्टेरिक रिपल्सन भी है, तो इनको फुली एक्लिप्स, नॉर्मल एक्लिप्स, गॉज एंड एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब चाहे तो अब जिसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर बना सकते हैं, देखिए कैसे बन जाएगा, देखिए ये ना, ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक हो गया, और यहां पोटेंशियल एनर्जी, पहला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा था, वहां इससे पहले वाले उसमें देख लीजिएगा, पहला स्ट्रक्चर था आपका फुली एक्लिप्स, तो फुली एक्लिप्स लीस्ट स्टेबल है, तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, जो जितना कम स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा। फिर दूसरा बना था हमारा गॉज, ये हो गया, तीसरा बना था आपका नॉर्मल एक्लिप्स, चौथा बना था आपका एंटी स्टैगर्ड, ठीक है ना, पांचवा बना था आपका फिर नॉर्मल एक्लिप्स, छठा बना था आपका गॉज 6 1, और 7th वाला फर्स्ट की तरह था फुली एक्लिप्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी स्टैगर्ड, सबसे कम एनर्जी लेवल पे है, तो मोस्ट स्टेबल हो, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 पे थे, 60 रोटेट किया ये बना था, फर्दर 60 किया ये बना, मतलब 120 पे पहुंच गए, या 180 पे पहुंच गए, और यहाँ 240 पे पहुंचे, यहाँ 300 पे पहुंचे, और लास्ट 360 कंप्लीट हो गया रोटेशन भी आपका, ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये जो एनर्जी है 0.9 किलो कैलोरी, गॉज की एनर्जी ज्यादा होती है इससे, एंटी स्टैगर्ड से, और ये होती है 3.8, नॉर्मल एक्लिप्स जो है 3.8 किलो कैलोरी ज्यादा है, और एंटी स्टैगर्ड के रिस्पेक्ट में जो आपका कौन होगा, फुली एक्लिप्स होगा, उसकी 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है,
तो ये भी आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये इनका एनर्जी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर और ये कन्फर्मेशनल आइसोमर का रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप कि आपको कन्फर्मेशनल आइसोलेस ब्यूटेन का समझ में आ गया, तो औरों का भी बना लेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से वॉच करिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।